हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूं मैं सीडीपी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम्स जैसे आप सीटेट, एस्टेट, केवीएस इत्यादि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जिस परिस्थिति से हमारा देश ही नहीं हमारा पूरा विश्व जो है जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसमें जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए और दूसरे को भी एडवाइस दें कि वो दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि सभी को एक दूसरे से बचना है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले है रॉबर्ट गिनी कहाँ के वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट गिनी जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गिनी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है प्रश्न, रॉबर्ट गिनी ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गिनी ने बालकों के विकास को देखते हुए 8 भागों में है उसको क्रमिक रूप से डिवाइड किया है। पहला है संकेत अधिगम। पहला है आपका संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया जिसे एसआर अधिगम भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम। छठा है प्रत्यय अधिगम। सातवां है सिद्धांत अधिगम। नेक्स्ट और लास्ट है आपका समस्यान समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट गिनी ने जो है बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए इसे 8 अवस्थाओं में जो इसे डिवाइड किया है जिसमें बालक का जो है विकास होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गिनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम। जो बालकों के संकेत के माध्यम से जो बालक सीखता है उसे जो है सबसे निम्न स्तर का माना गया है रॉबर्ट गिनी के अनुसार। नेक्स्ट है रॉबर्ट गिनी के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो है समस्या समाधान अधिगम। जैसे रॉबर्ट गिनी के अनुसार जो है अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम को माना गया है। जैसे कोई बालक संकेत के माध्यम से जो है कुछ सीखता है, समझता है, वैसे ही रॉबर्ट गिनी ने जो है समस्या समाधान अधिगम को सबसे उच्चतम स्तर दिया है। जैसे कोई बालक के सामने कोई अगर समस्या आता है तो वो उस समस्या का समाधान खुद से कर पाता है। तो ये समस्या समाधान अधिगम जो है उस रॉबर्ट गिनी के अनुसार जो है ये सबसे उच्च स्तर का माना गया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गिनी के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गिनी के अनुसार जो है बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत यानी जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तब जो है बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। यानी बालक जब 12 वर्ष की अवस्था में होता है तब जो है वह अधिगम को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया होता है और जब वह अपनी समस्या का समाधान खुद करने लगता है तब उसका अधिगम पूरा माना जाता है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत तो पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट है पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो व्यवहारवादी। पावलोव जो है व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंध पर कार्य करता है। किस पे काम करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है।
खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर। जैसे आप देखते होइएगा कोई ऐसे खेत में जहाँ पे बीज उगाए जाते हैं, वहाँ पे देखते होइएगा एक लकड़ी में, एक बांस के खंभे में जो है एक काला कलर का कपड़ा या भिन्न तरह के कपड़े को जो है उसमें बांधकर और खड़ा करके रख दिया जाता है, ताकि इसलिए क्या है, ताकि जो पक्षियाँ हैं वो ये देखकर जो भाग जाए और उनका बीज को क्षति ना पहुंचाए। तो ये जो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है, ये पक्षियों का भगाने का सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए हैं? तो कोहलर ने जो है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो जब महिला गर्भवती होती है तो लगभग 10 से 12 किलोग्राम वजन की बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सैपियंस। मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सैपियंस। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। डिंब अवस्था का समय है 14 दिन। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, यानी 14 दिन से 56 दिन, और डिंब अवस्था का समय आपका 14 दिन यानी 2 सप्ताह ही होता है। आगे देखेंगे, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। जब बालक जन्म लेता है तो उस जन्म की अवस्था जब बालक की होती है, जब बालक जन्म लेता है उस समय जो है बालक का वजन का औसत 2 किलो 700 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड। यहाँ देखिए, जन्म के समय बालक का वजन यहाँ किलोग्राम में दिया हुआ है आपका 2 केजी और 700 ग्राम, और वही यहाँ पे 7 पाउंड है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वह 19वीं ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है। जैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला जो है प्रथम व्यक्ति रुडोल्फ को माना जाता है। उन्होंने ही मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान के बारे में अधिक जानकारी न थी, तो इसे आत्मा के विज्ञान के बारे में इसे चर्चित किया गया था। बताया जाता था कि ये जो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान प्राचीन काल में, वही 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो मनोविज्ञान का जो है वो काल मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पाम्पोनोजी ने जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी में जो है वो उसे चेतना का विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। वही 20वीं शताब्दी आते आते इसे व्यवहार का ज्ञान के रूप में इसे जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? तो ये है वाटसन का। वाटसन जो है इसे व्यवहार का विज्ञान बताने वाले हैं, यानी व्यवहार का विज्ञान यह जो है वाटसन का कथन है।
नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना कब? तो ये जो है 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी। आपसे थॉर्नडाइक से संबंधित एक और प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जा सकता है, जैसे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने ही दिया था। आप ध्यान रखेंगे कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक दिए थे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल को। शिक्षा का अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम यानी 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो है प्राथमिक स्कूल में जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। नेक्स्ट है एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:40 यानी 40 बच्चों की किसी कक्षा में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 गुणसूत्रों से यानी 46 गुणसूत्रों से। यहाँ गुणसूत्रों से बात की जाए तो 23 गुणसूत्रों यानी 23 पेयर का मतलब हो जाता है 46। नेक्स्ट है लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा जो है लिंग का निर्धारण करता है। 22 जो जोड़े होते हैं वो कॉमन होते हैं। 23वां जोड़ा जो है वही जो है निर्धारण करते हैं कि बच्चा जो होगा, नई जनरेशन जो होगा, जो बेबी होगा या वो तो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो 23वां जोड़ा जो है आपका वो निर्धारण करता है कि बेबी कौन सा होगा। नेक्स्ट है तो ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कि लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है। ऑप्शन में आपको दे देगा 21वां, 22वां, 20वां, 23वां। तो आप 23वां जोड़ा को सही मारेंगे। नेक्स्ट है डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था जो है 14 दिन की होती है। नेक्स्ट है पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन और 2 महीना। 14 दिन 2 महीना। पिंड अवस्था का समय 14 दिन 2 महीना होता है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो वही 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 kg 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड तक होता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है और ये अमेरिका के निवासी थे, विलियम जेम्स। नेक्स्ट है अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को जो है अमेरिका का मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स जो है अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति जो होते हैं क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के श्रेणी में जो है पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है एडलर। व्यक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है एडलर। नेक्स्ट है किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बंदुरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिशीलता कहते हैं।
कैटलेबिन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है 16 पीएफ का। नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो चूहे पर। यानी पावलोव ने जो है सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन चूहे पर प्रयोग करके जो है इसे सिद्ध किया था। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में हो जाते हैं। जो है बच्चे जो हैं समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था में आते आते जो है समवयस्क जो है अपना एक समूह बनाता है, उसमें जो है अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो है एक समूह बनाकर उसके साथ रहना शुरू कर देता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में बच्चे जो है समवयस्क समूह यानी अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो है सदस्य बनाकर वो सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे का साहब का मानना था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में जो है अपनी समझ का खुद सृजन करते हैं, खुद विकास करते हैं, इसके बारे में जो है उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की साहब का जो है वो बच्चों के सीखने में जो है निम्नलिखित रूप से जो है सामाजिक कारक पर जो है काफ़ी जो है उस पर बल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ वाइगोत्स्की से आपको और भी सारे प्रश्न जैसे पूछ सकता है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत। यहाँ देखिए वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है सामाजिक विकास का, केवल सामाजिक विकास की बात होगी तो भी वाइगोत्स्की साहब ने ही जो है इसका सिद्धांत दिया था, और सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत जहाँ पे हो जाए वहाँ पे भी वाइगोत्स्की साहब, यानी तीनों जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वाइगोत्स्की साहब होंगे, या अगर केवल सामाजिक विकास की जहाँ बात होगी वहाँ पर भी वाइगोत्स्की साहब ही होंगे। तो यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने। यदि आपसे ये पूछे कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भी वाइगोत्स्की ही होगा। और यदि आपसे ये पूछे कि समीपस्थ या संभावित या निकट विकास क्षेत्र जिसे ZPD कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, उसका जो है सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ही दिए थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए। कोई भी किसी भी शिक्षक को प्राथमिक की बात करे या उच्च प्राथमिक की बात करे, उसमें शिक्षक का जो बर्ताव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए, तभी बच्चे जो है उनका आदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। और यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। इसी तरह के जो 50 क्वेश्चन का जो है सेट आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।